You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस शख्स से मुलाकात कराने लगी हूँ, मेरा बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया उनका कि आपने अपनी मसरूफियत में से, और मुझे पता है कि जिस पोजीशन पे इंसान है पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है उनसे कांटेक्ट भी रखना है, अपनी उस तमाम मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान। क्या करें, प्लीज, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। नो थैंक यू सर। आपके साथ बैठ के दिल की भड़ास निकालना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। जनाब रऊफ हसन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ आपको। बहुत सी चीज़ें जो दाएं बाएं से सुनती हैं, मुझे लगता है जैसे महसूस होता है कि उन चीज़ों में सदाकत नहीं है। पहली बात तो ये कि बहुत से लॉयर्स जो खान साहब से मुलाकात भी हुई, मेरा पहला सवाल उनसे भी यही था, आपसे भी यही था कि आज के दौर में इर्द गिर्द से बाखबर रहना, और कहीं नहीं तो हम अपने टेलीफोन की स्क्रीन से, तो क्या खान साहब को इर्द गिर्द से बाखबर रखने के लिए उनका फ़ोन उनके पास है? क्या उनको न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पाकिस्तानी या इंटरनेशनल न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए? नहीं, टेलीफोन तो उनके पास नहीं है। उनकी जो खबर हासिल करने का रास्ता है वो हमारे जब लॉयर्स उनको मिलने जाते हैं या उनकी बेगम साहिबा उनको मिलने जाती हैं या कभी कभी एक दो दफ़ा उनकी बहनें उनको मिलने गई हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है जो कि उनसे जाके बातचीत करती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि उनको एक अखबार भी दिया जाता है रोज़ाना, सो एक्सेस है उनका, लेकिन जो क्रेडिबल एक्सेस है वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जब लॉयर्स जाते हैं या उनकी बेगम साहबा जाती हैं या उनकी बहन जाती हैं, तो वो उसके ज़रिए उनको पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और ये मीटिंग्स बाय द वे रोज़ाना नहीं होती हैं, ये हफ्ते में एक दफ़ा लॉयर्स जाते हैं, मेरा ख्याल एक दफ़ा बेगम साहबा जाती हैं, और जो बहनें हैं उनके जाने के बारे में तो कोई एज़ सच कोई फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्ड नहीं है। बहुत शुक्रिया। मगर सर, एक इंसान जो सुबह उठता है, कॉमन रूटीन है कि जो पढ़ने वाले और हालात हाजरा से बाखबर रहने वाले, उनका नाश्ता, उनका दिन ही शुरू नहीं होता जब तक कि वे न्यूज़पेपर को ना देखें। तो इसका मतलब है कोई न्यूज़पेपर, उन हार्ड कॉपीज़ पे कोई उनकी एक्सेस नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर कोई न्यूज़पेपर दिया जाता है तो कौन सा न्यूज़पेपर दिया जाता है उनको? मैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये इल्म है कि मेरा ख्याल है कि अब एक न्यूज़पेपर उनको डेली कुछ दिनों से दिया जा रहा है। लाजमी बात है, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर होगा, डॉन होगा या न्यूज़ होगा या कोई और होगा, मोस्ट प्रोबेबली डॉन होगा। अब उनकी उसमें अपनी पसंद शामिल है कि नहीं है, या वो उठा के कोई एक थर्ड रेट किस्म का कोई अखबार उनके पास डाल देते होंगे जिसमें कि फ्रैंकली खबर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है वो स्पेकुलेशन के ऊपर रोटी कमा रहा है। वो न्यूज़ की वेरासिटी और न्यूज़ के कंटेंट एंड सब्सटेंस के ऊपर रोजी नहीं कमा रहा। सो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब जहाँ बाकी भी सारे इंस्टीट्यूशंस डिटीरियरेट हुए हैं, वहाँ मीडिया के डिटीरियरेट होने की खास तकलीफ है हम लोगों को, क्योंकि ये बड़ा अपने आप को रियासत के चौथा सतून गर्दानते थे, लेकिन जो इनके जो अमल है इनका, वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल के ऊपर बिल्कुल नहीं उतरता। जब स्पेकुलेशन की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है इस वक्त स्पेकुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को गलत सिमत पे लेके चलती चली जा रही है, और यही वजह है कि आपसे या एक दो लोगों और से बात होती है ताकि हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि आपका बराह रास्त रब्ता है उनकी लॉयर्स की टीम के साथ भी, उनकी बेगम साहिबा के साथ भी। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर प्रेशर डाला जा रहा है खान साहब को टू लीव कंट्री, और वो छोड़ देंगे मुल्क को। और क्या वाकई कोई बैकडोर मीटिंग्स हो रही हैं और उन पर कोई प्रेशर्स डाले जा रहे हैं? आरिफ, अभी भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अहम चीज़, वो ये नहीं है कि प्रेशर डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो किसी किस्म का प्रेशर कबूल करेगा? इसका जवाब मैं बिल्कुल डेफिनेटली दे सकता हूँ कि नहीं, वो किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं करेगा। एक ऐसा प्रेशर जो कि उसके असूलों को या उसकी जो कमिटमेंट है इस रियासत के साथ, इसके अवाम के साथ, खासकर गरीब अवाम के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जितना मर्जी प्रेशर जिस मर्जी एवेन्यू से डाल लें, वो एक ऐसा शख्स है कि जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए,
मुझे इतना ज़रूर इल्म है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उनको तरगीब दी गई थी कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं और उनके सारे केसेस वगैरह जो हैं वो फोल्ड अप कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेडिशन रही है इस मुल्क में कि लोग आते हैं, मुल्क को लूटते हैं, तबाही करते हैं उसकी, और उसके बाद वो डिपोज होते हैं जब तो डील करते हैं और भाग जाते हैं। खान साहब ने एक ऐसी, ये जो ट्रेडिशन है इसको ख़त्म किया है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा, जो आपने करना है वो मेरे साथ कर लीजिए। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा और आपके थ्रू अपने जो नाज़रीन हैं उनको भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि फेथ रखिए, ये यकीन रखिए, ये यकीन कामिल रखिए कि आपका लीडर जो है वो अपने असूल कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना ज़ाती बेनिफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगा, आज, कल या परसों या कभी भी फ्यूचर में। मुझे इसका यकीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जो जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने अपना आखिरी फैसला किया है और यकीनन पीटीआई ने इसके बारे में केस भी किया हुआ था, नैब की तमाम तरामीम को वापस कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, मगर अगर तोशा खाना के केसेस और बाकी अदर 26 केसेस खुल गए तो मेरा ख्याल है कि किस तरह से ये मुतासिर करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अब बंदियाल साहब का अब सेकंड लास्ट डे ऑफ हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका ये फैसला हमने तो उसको वेलकम किया है, क्योंकि जितनी भी तरामीम हुई थी नैब के ऑर्डिनेंस में वो सेल्फ सर्विंग तरामीम थी। उससे जो रूलिंग करप्ट एलीट थी उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा था, नवाज शरीफ को बेनिफिट पहुंचा था, शहबाज शरीफ को बेनिफिट पहुंचा था, मरियम नवाज को पहुंचा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहुंचा था, जरदारियों को पहुंचा था, वगैरह वगैरह, सब लोगों को, ये जो पाकिस्तान की करप्ट रूलिंग एलीट है इन सारों को बेनिफिट पहुंचा था। और ये तरामीम हुई थी सेल्फ सर्विंग। जब सेल्फ सर्विंग की जाती हैं तो वो जो है वो किसी भी अदालत में वो सस्टेन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर एक शख्स जो कि कुछ हालात की वजह से, कुछ मुहरकात की वजह से अगर वो रियासत को लीड करने के रोल में आ जाता है और फिर वो अपने आप को उन जराइम से साफ करने के लिए जो कि उसने अपने अदबार हुकूमत में किए होते हैं, अगर वो ये इस किस्म की तरामीम करेगा तो ये लीगली सस्टेनेबल नहीं होती हैं, बिकॉज इससे उनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा। जितनी भी तरामीम हुई थी आरफा बीबी, वो इनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही थी। सो बड़ा वैलिड डिसीजन है, बहुत प्लॉडेबल डिसीजन है कि उन्होंने किया है। लेकिन अब इसमें दो एक जो है वो हिकअप्स हैं। वो एक हिकअप तो ये है कि ये रिव्यू पिटिशन जो है वो मूव हो सकती है। अब बंदियाल साहब जो हैं, ये कल इनका आखिरी दिन है और परसों जो है नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ओथ ऑफ ऑफिस लेंगे। तो ये बेंच जो है बंदियाल साहब के जाने से टूट जाएगा। जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ की, जो रिव्यू पिटिशन है वो उसी बेंच के पास जाती है जो कि बेंच ओरिजिनल उसने जिसने डिसीजन दिया होता है। तो ये इन दिस इंस्टेंस ये रिव्यू पिटिशन उस बेंच तक नहीं जाएगी, क्योंकि बंदियाल साहब की रिटायरमेंट की वजह से वो बेंच टूट जाएगा। तो अब नए चीफ जस्टिस की डिस्कशन है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो क्या नया बेंच बनाते हैं या दो जजेस जो इस बेंच के मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब और इजाजुल एहसन साहब, उनको रिटेन करके एक थर्ड जज जो है वो इंडक्ट करते हैं उसमें, ताकि ये बेंच कंप्लीट हो सके दोबारा 3 का, या लार्जर बेंच बनाते हैं, 5 जजेस का बेंच बनाते हैं। ये अब उनकी डिस्कशन उनकी प्रेरोगेटिव के ऊपर है। तो ये रिव्यू पिटिशन जब मूव होगी उसका फैसला जो है वो उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बेंच जो है वो लॉ की बेसिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा, फिर तो ये जजमेंट जो है ये रिटेन होनी चाहिए। लेकिन अगर और मुहरकात जो हैं वो इन प्ले आते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये डिसीजन रिवर्स भी हो सकता है। वी होप एंड प्रे। मैंने आज अपने ट्वीट पे खासकर नए चीफ जस्टिस को मुखातब करके कहा है कि हमें उम्मीद है और हमारी दुआ है कि आप जस्टिस की साइड के ऊपर खड़े हुए नजर आए। तो अगर वो जस्टिस की साइड के ऊपर खड़े हुए नजर आना चाहेंगे, फिर तो ये जजमेंट जो है ये इसको रिवर्स करने के कोई वजह नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कब रिव्यू पिटिशन आती है, क्या बेंच बनाया जाता है और क्या वो फैसला देता है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल ये है कि इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि इलेक्शन, पीटीआई शुरू से ही कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए।
کیا وجہ ہے کہ امریکن جو لیڈنگ امریکنز ان پاکستان ہیں، ظاہر پرائم منسٹر کو ملے، چیف آف آرمی اسٹاف کو ملے، الیکشن کمیشن کے جو سے کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ کیا وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی، جو ایک سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، سابق ایم این اے محمود مولوی صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسٹیبلش اور امریکہ نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی۔ میرے گھر پر امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ عمران خان کو ہم زیادہ دیر چلنے نہیں دیں گے۔ اور کل بھی میں بلکہ امریکہ کی ایک سٹیٹمنٹ واشنگٹن سے دیکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فیئر الیکشن ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اور یہ لوگ چیئرمین جو ہیں ہمارے الیکشن کمیشن، ان کو جا کے کیوں ملتے ہیں؟ کیا پریشرز ہیں؟ یہ محمود مولوی صاحب جو ہیں جی، ذرا تھوڑا سا ان کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اریسٹ ہونے کے بعد جنہوں نے اپنا قبلہ بدلا ہے اور انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ تو یہ پارٹی میں اب نہیں ہیں، یہ اب تو خیر کوئی بھی اسمبلی میں نہیں رہا کیونکہ اسمبلی کے ٹینیور ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ پارٹی سے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا یہ بیان آنا جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے ٹو دی امریکن کونسل جنرل ان کراچی، تو یہ بڑا میننگ فل ہے، لیکن اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ intercept.co کے بعد نے وہ سائفر تھا، اس کے کانٹینٹس کو پبلک کر دیا ہوا ہے، اور اب سب کے نالج میں ہے یہ کہ جی وہ سائفر تھا، وہ سائفر میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا کانٹینٹس تھے، کیا دھمکی دی گئی تھی، اور اس پھر دھمکی کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے اب پبلک ڈومین میں ہیں اور وہ اسپیکولیشن سے بیونڈ ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک ہے۔ اب رہا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو دیکھیے، عرفہ میں تو ان کو چیف الیکشن کمشنر کہتے ہوئے خود شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف فراڈ کمشنر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کی ججمنٹ حالانکہ 3 مہینے لیٹ آئی ہے، ایسے came 3 months too late، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی توہین کی ہے، اور یہ گلٹی ہیں، یہ مجرم ٹھہرائے گئے ہیں اس ججمنٹ میں۔ کنسیکوینٹلی کوئی بھی ایک لا ابائڈنگ حکومت ہوتی تو اس کو فوری طور کے اوپر سیک کیا جاتا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جاتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جتنے بھی لائک امریکن ایمبیسڈر ہے یا برٹش ہائی کمشنر ہے، وہ اس کنٹیمنر آف کانسٹیٹیوشن کو کال آن کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹیٹمنٹس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں جب تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو وقت کے اوپر فری فیئر اینڈ مطلب ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جو وہ کروانے ہیں، لیکن اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے یہ اسپیکولیشن ہوگی، میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن جو پاسٹ میں پچھلے 1.5 سال 2 سال میں جو ملک اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اسٹارٹنگ ود سائفر اینڈ پوسٹ سائفر ٹائم پیریڈ میں جس طریقے سے حکومت خان صاحب کی گرائی گئی ہے، تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اوپر کم از کم میں تو بلیو نہیں کروں گا۔ سو اندر خانے جو ہیں وہ میں نے اس کے اوپر امریکن ایمبیسڈر کے وزٹ کے اوپر اور برٹش ہائی کمشنر وزٹ دونوں کے اوپر ٹویٹس کی تھی، اور وہ ٹویٹس نے خاصی ٹریکشن آئی ہے، اور وہ لوگوں نے اس کے نیچے اگر آپ کامنٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت لوگ کیا فیل کرتے ہیں ان وزٹس کے بارے میں۔ تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ جائے بغیر بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے۔ اگر یہ جو ان کا کہنا میں مان لوں تو یہ اسٹیٹمنٹ تو یہ کہیں بھی میڈیا کو بلا کے دے سکتے تھے کہ وی ارج دی چیف الیکشن کمشنر ٹو ہولڈ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اینڈ ان ٹائم ود ان 90 days ایز اسٹیپولیٹڈ ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر کال آن کرے ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ کنٹیمپٹر آف کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے، جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سو یہ ایک پیراڈاکس ہے، ایک ٹریوسٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف بڑھتے ہیں۔ الیکشنز دوسرا آپ کا جو پارٹ تھا سوال کا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں تو میں پچھلے بھی 1-2 پروگرامز میں آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وقت کے اوپر الیکشن تو بالکل نہیں ہوں گے۔ کب ہوں گے
میری اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ الیکشنز اس وقت ہوں گے جبکہ یہ عمران خان اور عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کو کمپلیٹلی لیکویڈیٹ کر چکے ہوں گے اور 1% بھی پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن جیت سکے یا ایون سائزبل نمبر آف سیٹس حاصل کر سکے. لیکن اس وقت تک کی سچویشن 5 دن پہلے تک کی سچویشن یہ ہے کہ جو بھی الیکشن یہ کرواتے ہیں وہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہو یا ادروائز الیکشن ہو یا بائی الیکشن ہو, وہ سب پی ٹی آئی جیت رہی ہے. ابھی استور میں آپ دیکھ لیجیے الیکشن کیا ہوا ہے, 5 دن سے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے چیف الیکشن کمشنر انڈر پریشر اور ادروائز آئی ڈونٹ نو. سو اب یہ دستور ہے کہ کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے, رول آف لا نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے. ڈنڈے کے اوپر حکومت چل رہی ہے اور وہ ڈنڈا جس طرف لہرایا جاتا ہے اسی طرف ڈائریکشن ہو جاتی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں ان کی آرٹیفیشل کی دمیں انہوں نے لگا لی ہیں اور اس کو ویک کرتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہے اس وقت پاکستان کی سچویشن, کیا کہا جائے. بہت شکریہ. اللہ کرے کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ پلیز ایزیوم نہ کریں چیزوں کو, اور اس میں میرا خیال ہے کیوس بڑھے گا. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.